आप लोगों ने देखा कि भारत ने 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया है। और इस दिन भारत के संविधान को अपनाने और देश के किसी भी राष्ट्र के उपनिवेश या फिर प्रभुत्व से मुक्त होकर एक गणतंत्र के रूप में परिवर्तित होने का जश्न मनाया जाता है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि गणतंत्र दिवस पर आप देखिए जो परेड होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का स्पीच होता है, ये आप लोग सुना करिएगा और गणतंत्र दिवस के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उठा के देखिए उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर भारत में रह रहे हैं तो गणतंत्र दिवस के बारे में मुझे लगता है कि मालूम तो होना चाहिए। कुछ पिक्चर भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इस बार के जो मुख्य अतिथि थे ना, वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो थे, ये भी याद रखिएगा। और जो ये हमारा प्यारा भारत आप लोग देख रहे हैं, ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, तो आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो इसीलिए 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब गणतंत्र दिवस 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या खास रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। तो फ्रांसीसी दल गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस के सैन्य दल ने हिस्सा लिया। यह दल कॉर्प्स ऑफ फ्रेंच फॉरेन लीजन का था। ये आपसे पूछ लेगा भाई, डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दल ने हिस्सा लिया है, तो फ्रांस ने। फ्रेंच फॉरेन लीजन एक विशिष्ट सैन्य दल है जिसमें फ्रांसीसी सेना में सेना की इच्छा रखने वाले विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। यह दूसरी बार था जब फ्रांसीसी सशस्त्र बलों ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। 2016 में फ्रांसीसी सैन्य दल भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला पहला विदेशी सैन्य दल बना 2016 में। ये फैक्ट आप लोग पॉइंट जरूर याद रखा करिएगा। संस्कृति मंत्रालय की झांकी, तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर बनी संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड समारोह परेड 2024 में पहला पुरस्कार हासिल किया है। और इसमें एनामॉर्फिक तकनीक का उपयोग करके प्राचीन भारत से आधुनिक काल तक लोकतंत्र के विकास को प्रदर्शित किया गया है। नारी शक्ति की बात करें तो कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड में महिला केंद्रित विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका विषय वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति या फिर महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस के साथ भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया है। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं में पूर्ण रूप से महिलाओं की भागीदारी वाली टुकड़ी की भागीदारी देखी गई है। और एनसीसी दल की बात करें तो राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय महाराष्ट्र के दल ने लगातार तीसरी बार गणतंत्र दिवस शिविर 2024 कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री का बैनर जीतने में सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री का बैनर गणतंत्र दिवस शिविर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीसी राज्य दल को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस शिविर एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां पूरे भारत के एनसीसी कैडेट अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की झांकी का विषय रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता था। डीआरडीओ की झांकी में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल अग्नि 5, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना एंटी शिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अस्त्र, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, एक्टिव इलेक्ट्रोनिकली स्कैंड एरे रडार उत्तम, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शक्ति, और साइबर सुरक्षा सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम और सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन सुविधा को प्रदर्शित किया गया है। अब आप कहोगे कि डीआरडीओ के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं तथा उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। वीर गाथा 3.0 यानी कि 3.0, तो सशक्त बलों के वीरतापूर्ण कार्यों एवं बलिदानों के बारे में बच्चों को प्रेरित करने के
तथा जागरूकता फैलाने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के एक भाग के रूप में प्रोजेक्ट वीर गाथा का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अनंत सूत्र 75वें गणतंत्र दिवस परेड में देश की बुनाई कढ़ाई कला के साथ साथ भारत की महिलाओं के प्रति सम्मान के रूप में अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड नामक एक अनूठी इंस्टॉलेशन प्रदर्शित की गई, जिसमें पूरे भारत से साड़ियों और पर्दों का प्रदर्शन किया गया है। बीटिंग रिट्रीट समारोह, तो आप देखेंगे 29 जनवरी 2024 को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह एक सैन्य परंपरा है जो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। समारोह में भारतीय नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड ने 31 भारतीय धुनों को बजाते हुए प्रदर्शन किया है। गणतंत्र दिवस के अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र में परिवर्तन की याद दिलाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। भारत ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त हो गया। एक संविधान के साथ आप देखेंगे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए हम लोग। इसके इतिहास की बात करें तो 1920 के दशक का संदर्भ, फरवरी 1920 में चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन और रॉलेट विरोधी सत्याग्रह में के पैमाने पर लामबंदी नहीं देखी गई। हालांकि 1920 का दशक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के उदय तथा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी जैसे नए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण था। और राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। 1927 में आप देखिए अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया, जिसमें व्यापक आक्रोश फैल गया और साइमन गो बैक के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें कोई भारतीय ही नहीं शामिल नहीं था। आप देखिए भारतीयों की किस्मत आप लिख रहे हैं, भारतीयों के बारे में फैसला ले रहे हैं और भारतीयों को शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो विरोध हुआ। बदले में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के अधीन अपना स्वयं का आयोग नियुक्त किया। नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और वर्ष आप देखिए 1926 की बालपुर घोषणा में डोमिनियन को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया था, जो किसी भी तरह से अपने घरेलू क्षेत्र के किसी भी पहलू में एक दूसरे के अधीन नहीं थे या बाहरी मामले हालांकि क्राउन के प्रति एक आम निष्ठा से एकजुट है और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के रूप में स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि हमारे ऊपर कुछ तो अधिकार उनका रहता। डोमिनियन स्टेटस में यही था। फिर आप देखिए डोमिनियन या फिर गणतंत्र, तो नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के भीतर सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिला क्योंकि बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने डोमिनियन स्टेटस के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि डोमिनियन स्टेटस स्वशासन या स्वराज के लक्ष्य के विरुद्ध था। 1906 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस सत्र में अपना लक्ष्य स्वशासन या स्वराज घोषित किया था। वायसराय इरविन की घोषणा, तो 1929 में वायसराय इरविन ने घोषणा की कि भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए और जिसे इरविन घोषणा या फिर दीपावली घोषणा के रूप में जाना जाता है। हालांकि डोमिनियन स्टेटस को लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की ओर से अधिक कट्टरपंथी लक्ष्यों की मांग की गई और जिसमें पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य की मांग भी शामिल थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और जिसमें पूर्ण स्वशासन, संप्रभुता और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया। स्वतंत्रता की घोषणा आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को घोषित की गई और कांग्रेस ने भारतीयों से उस दिन स्वतंत्रता का जश्न मनाने का आग्रह भी किया। और स्वतंत्रता के बाद भारत में गणतंत्र दिवस, तो 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, जिससे गणतंत्र दिवस के महत्व का पुनः मूल्यांकन हुआ इसमें। और भारत के नए संविधान की घोषणा के लिए 26 जनवरी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि मौजूदा राष्ट्रवादी महत्व और पूर्ण स्वराज घोषणा के अनुरूप था। और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री, जो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, इनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। हालांकि ये दोनों शब्द अमूमन एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, किंतु ये तिरंगे को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों को संदर्भित करते हैं। 26 जनवरी को ध्वज को मोड़कर अथवा घुमाकर एक स्तंभ के शीर्ष पर लगा दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसका अनावरण यानी कि फहराना किया जाता है और जिसमें ध्वज को ऊपर की ओर खींचने की आवश्यकता नहीं होती है।
ध्वज को फहराना संविधान में निर्धारित सिद्धांतों की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक प्रतीकात्मक संकेत है, जो भारत के ब्रिटिश उपनिवेश से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की ओर परिवर्तन को उजागर करता है। जबकि 15 अगस्त को आप देखते हैं, 15 अगस्त पर स्तंभ के नीचे स्थित ध्वज को प्रधानमंत्री द्वारा नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, रोहण हो जाता है। ध्वजारोहण एक नए राष्ट्र के उदय, देशभक्ति तथा औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा अपने पास। अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जरूर आप लोग आंसर दे पाएंगे। कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं।